हेलो एवरीवन, तो आप सभी लोग का स्वागत है बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्लास में। मेरे हाथ में वेस्ट बंगाल काउंसिल की तरफ से मॉडल टेस्ट पेपर आ चुका है। मॉडल टेस्ट पेपर मेरे पास जो पूरा जो क्वेश्चन बुकलेट है वो मेरे हाथ में नहीं आया है। तो मैं कल अपने यूट्यूब कम्युनिटी में पोस्ट किया था कि आप में से जिन लोगों ने मॉडल टेस्ट पेपर कलेक्ट किया है उसका फोटो मेरे इंस्टाग्राम या मुझे ईमेल करके भेज सकते हैं। तो उसमें से कुछ स्टूडेंट ने मुझे एक क्वेश्चन पेपर भेजा, 2 क्वेश्चन पेपर भेजा, तो मेरे पास है। इसके अलावा भी आप लोगों के पास खुद से अगर कलेक्ट हो चुका है तो इसी वीडियो के नीचे मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दिया रहेगा, मेरा ईमेल दिया रहेगा, वहाँ पर मेरे इंस्टाग्राम में मैसेज करके भी आप मुझे ये क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं। तो मेरे पास आज आपका सैम्पल पेपर नंबर 1 है, तो इसको मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया है। तो इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर सॉल्व होने वाला है। क्योंकि एग्जाम एकदम आप लोगों के डोरवे में आ चुका है, एकदम आपका एग्जाम का एकदम करीब आप लोग आ चुके हैं। और हम लोग आशा रखते हैं कि ये मॉडल टेस्ट पेपर में जैसा क्वेश्चन है वैसा पैटर्न का ही क्वेश्चन हमारे सेमिस्टर में आएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन दिया है। तो मैं इधर बोर्ड में क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन इधर फ्लैश हो जाएगा, बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन फ्लैश हो जाएगा, यहाँ पर मैं आंसर कराऊंगा। और ये क्वेश्चन पेपर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहाँ से आप ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपके पास टेस्ट पेपर आ चुका है तो मुझे जो फिजिक्स पार्ट जो है वो मुझे फोटो लेके मुझे आप लोग भेज सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेक्शन सेट 1 का ये सेट 1 है, सेक्शन ए हम लोग शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है? 1 का ए नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? बोला है रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ ट्रांसपेरेंट स्फीयर विथ सेंटर एज शोन इन द फिगर और ray emerges along the line AB. Find the angle of refraction if the refractive index of the material of the sphere is √3. Find the angle of refraction if the refractive index is √3. तो यहाँ पर हमारे पास एक ऐसा स्पीयर दिया है, ये उसका सेंटर से लाइन पास किया है, ये है A B। ये यहाँ से हमारा लाइट जा रहा है, तो ये लाइट जा रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला है 60 डिग्री, ये गया है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बोला है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है √3 बोला है। तो मुझे फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ से जब लाइट पास करेगा, यहाँ से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा ये मुझे निकालना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बाय अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ लगाने से क्या होगा? यहाँ का तो μ2 है, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 तो एयर है, तो बाहर का 1 होता है। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? μ1 sin I इक्वल्स टू μ2 साइन ऑफ R। 1 इंटू साइन कितना? साइन I मतलब 60 डिग्री इक्वल्स टू μ2 का वैल्यू कितना है? √3 इंटू साइन R। देखिए हमारे यहाँ पर साइन R क्या हो जाएगा? साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या है? √3/2। नीचे ही आ जाएगा तो 1/√3, तो 1/√3 कट गया, तो साइन R का वैल्यू क्या है? 1/2 किस में होता है? साइन 30 डिग्री में होता है। मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया? आंसर 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का आंसर क्या होगा? 30 डिग्री। वेरी इजी क्वेश्चन दिया था, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हाट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या है? डेफिनेशन आप सभी लोगों को पता है, तो मैं डेफिनेशन वापस रिपीट नहीं कराऊंगा। तो उसके साथ ही क्या क्वेश्चन दिया है? उसके साथ बोला है सन रे, सोडियम लाइट एंड हेडलाइट ऑफ ऑटोमोबाइल, विच ऑफ दिस लाइट आर पोलराइज्ड। तो सबसे पहले का सन रे का बात अगर करें तो सन रे जहाँ से सन है, सन से जहाँ से लाइट निकलता है वो लाइट हमारा अनपोलराइज्ड होता है, वो लाइट हमारा अनपोलराइज्ड होता है। लेकिन जब ये सन रे हमारे एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है, तो वहाँ पर अर्थ के एटमॉस्फेयर में पार्शियली पोलराइज होता है। तो हम लोग इसको अनपोलराइज का कैटेगरी में ही दे सकते हैं, लेकिन सन रे का अच्छा आंसर होगा, सन रे लिखिए कि ऑरिजिन का जगह जहाँ पर सन रे ऑरिजिन होता है वहाँ पर अनपोलराइज होगा, जब ऑरिजिन होता है वहाँ पर अनपोलराइज्ड। और अर्थ का एटमॉस्फेयर में आके क्या होगा? पोलराइज्ड होगा। अर्थ का एटमॉस्फेयर में आके क्या होगा? पोलराइज्ड होगा, ठीक है। तो ये है सन रे। उसके साथ क्या बोला? सोडियम लाइट। सोडियम लाइट भी हर एक तरफ उसका रेडिएशन एमिट करता है, तो सोडियम लाइट भी क्या होगा? सोडियम लाइट भी अनपोलराइज्ड होगा, ठीक है। तो सोडियम लाइट भी अनपोलराइज्ड। इसके साथ गाड़ी का जो हेडलाइट है, हेडलाइट भी क्या होगा? वो भी अनपोलराइज्ड होगा। तो ऑल ऑफ दीज आर अनपोलराइज्ड लाइट। तो सिंपल क्वेश्चन था, तो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर C, 1 का C।
ये जो क्वेश्चंस दिया है ये आप मैं देख रहा हूँ मॉडल टेस्ट का क्वेश्चन, ये आपका ये पैटर्न में नहीं दिया है कि जो आपका एग्जाम में आएगा, मतलब एग्जाम में आप लोग का 2 into 5 ऐसे करके आता है, उस पैटर्न में दिस और दिस ऐसे टाइप का क्वेश्चन नहीं दिया है, ओवरऑल क्वेश्चन दे दिया है। लेकिन पेपर आप लोग को थोड़ा दूसरा टाइप क्वेश्चन आएगा। जो मैंने एबीटीए का पेपर सॉल्व करवाया था, एबीटीए में जिस पैटर्न का क्वेश्चन था उस पैटर्न में क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन है, एक के बाद एक क्वेश्चन, सिर्फ हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 1 का सी, डस मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप डिपेंड ऑन द कलर ऑफ द लाइट यूज्ड। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला क्या है? मैग्नीफाइंग पावर बोलिए, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एल बाई एफ जीरो इंटू एल इंटू डी बाई एफ ई। सो एफ जीरो और एफ ई क्या है? यहाँ पर हमारा एफ जीरो है फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव और एफ ई क्या है? फोकस ऑफ आईपीस। और हम सभी लोगों को पता है, क्या पता है हम सभी लोगों को कि 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो हमारा फोकल लेंथ जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है। और हमें क्या पता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी किसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? हमारे वेवलेंथ के साथ प्रोपोर्शनल है। तो फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है वेवलेंथ के साथ। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है तो डिपेंड ऑन द कलर ऑफ लाइट यूज। तो अलग अलग कलर का लाइट का अलग अलग वेवलेंथ होता है, अलग अलग कलर का लाइट का अलग अलग वेवलेंथ होता है, तो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो अलग अलग फोकल लेंथ होता है। तो हमारा मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है? डिपेंड्स। सो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा? मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा? डिपेंड्स, डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ लाइट यूज्ड, क्योंकि अलग अलग कलर का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अलग अलग वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू अलग अलग हमारा लाइट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी, ये वाला हो गया है। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर डी करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी क्या क्या गया है देखिए। क्वेश्चन नंबर डी कहता है एन इक्विकॉन्वेक्स क्वेश्चन नंबर डी है, एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 20 मीटर। तो टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव कितना दिया है? 20 मीटर। और उसका आईपीस का फोकल लेंथ क्या दिया है? 2 मीटर है आईपीस का फोकल लेंथ। तो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप एंड मैग्नीफाइंग पावर। तो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप क्या होगा? लेंथ ऑफ टेलीस्कोप L इक्वल्स टू f0 प्लस एफ, दिस इज द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। तो f0 क्या है? 20 और आईपीस क्या है? 2, दैट इज 22 मीटर। तो ये क्या हो गया हमारा? लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। पहला आंसर हो गया। इसके साथ क्या क्वेश्चन बोला है? एंड इट्स मैग्नीफाइंग पावर। तो टेलीस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर होता है, टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है? आप सभी लोगों को पता है, m इक्वल्स टू f0 बाई एफ। ये है मैग्नीफाइंग का पावर का फॉर्मूला। तो f0 का वैल्यू क्या है? f0 का वैल्यू है 20 और एफ का वैल्यू क्या है? 2। सो 10 हो गया। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप क्या हो गया? 10 हो गया। वेरी इजी क्वेश्चन। तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो ठीक है, ये वाला देख लिए। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग ई में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर ई क्या बोला है देखिए। क्वेश्चन नंबर ई बोला है एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इज कट इनटू 2 हाफ्स, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट। तो पहले हमारा एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस था ऐसे, फिर इसको काट के बीच से काट के ऐसे दोनों अलग अलग सेपरेट कर दिया गया है। सो केस 1, जब लेंस हमारा सेम था बिफोर कटिंग, जब बिफोर कटिंग का पहले जो लेंस था, तो बिफोर कटिंग लेंस का फोकल लेंथ कितना बोला था? फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट बोला था 15 मीटर। मीटर या सेंटीमीटर क्या बोला है? 15 सेंटीमीटर बोला है। तो बिफोर कटिंग फोकल लेंथ कितना था? 15 सेंटीमीटर। सो देखिए अभी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो था, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही है, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही है, क्योंकि सेम मटेरियल का है तो बीच से काट दिया है। सो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इधर हम लोग अगर देखें ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1 अगर R होगा, R2 क्या होगा? माइनस R होगा, क्योंकि दोनों तो सेम है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। तो यहाँ पर अगर मैं क्या लगाऊं? लेंस में कर फॉर्मूला लगाऊं तो 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो उधर अगर बिठाते हैं हम लोग क्या होगा? म्यू माइनस 1/r1 माइनस ऑफ माइनस 1/r। सो क्या हो जाएगा? म्यू माइनस 1 प्लस हो जाएगा 2/r हो जाएगा। ये वाला मेरा पहला कंडीशन आ रहा है। सो यहाँ से
1/f हमारा ये वाला आंसर हो चुका। पहला पार्ट मैं रख रहा हूँ। बोलेंगे सर f का वैल्यू तो है, बाद में बिठाएंगे। अभी केस 2, जब मैंने लेंस को कट कर दिया, आफ्टर कटिंग अगर लेंस को मैं जब कट कर दिया तो क्या होगा देखिए, तो इस पार्ट का हमारा अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 अगर r है, इस पार्ट का क्या होगा, r2 का क्या हो जाएगा, क्योंकि एक प्लेन सरफेस हो जाएगा, प्लेन सरफेस का रेडियस का तो इन्फिनिटी, सो क्या हो जाएगा 1/f इक्वल्स टू, ये f डैश कर रहे हैं, म्यू माइनस 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, क्योंकि r2 मेरा इन्फिनिटी हो जा रहा है, तो यहाँ से क्या होगा म्यू माइनस 1 इंटू 1/r इक्वेशन नंबर 2। अभी दोनों को अगर मैं डिवाइड करूँ 1 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या होगा 1/f डिवाइडेड बाई 1/f डैश इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू 2/r डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1 इंटू 1/r। तो ये वाला कट गया, r कट गया, सो क्या पड़ा रहेगा f डैश बाई f इक्वल्स टू 2 पड़ा रहेगा, यही पड़ा रहेगा। तो यहीं से मैं क्या लिख सकता हूँ f डैश इक्वल्स टू 2f। सो f का वैल्यू क्या था 15, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा 2 इंटू 15 दैट इज 30 सेंटीमीटर। तो पूछा है कि इस ईच पार्ट का फोकल लेंथ क्या होगा, तो ईच पार्ट का फोकल लेंथ मेरा क्या निकल गया, f डैश क्या निकल गया 30 सेंटीमीटर। दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट, दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट। काटने के बाद क्या हुआ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन था, हो गया, समझ गए, मैं मिटा रहा हूँ इसको। फिर क्वेश्चन नंबर F में जाएंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर F क्या बोला है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर F क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर F बोला है ए स्पेरिकल मिरर फॉर्म्स ए इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। If the object starts moving with a velocity 9 cm per second, find the velocity of the image। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमें वेलोसिटी ऑफ द इमेज चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, इमेज एट अ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखो क्या दिया -30 सेंटीमीटर, साइन कन्वेंशन लगा रहा हूँ। और स्पेरिकल मिरर बोला तो मिरर में क्या होगा, मिरर में इमेज डिस्टेंस से माइनस होगा, ये कितना दिया 10 सेंटीमीटर दिया है। सो इधर अगर मैं मिरर इक्वेशन लगा के मैं फोकल लेंथ निकालता हूँ तो फोकल लेंथ क्या होगा, मिरर इक्वेशन में क्या पता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। सो क्या हो जाएगा 1/f इक्वल्स टू 1/v का वैल्यू क्या है 1/-10 प्लस 1/-30। सो माइनस कॉमन लेने से 30 लेने से क्या होगा 3 + 1 दैट इज -4/30 या -2/15। सो मेरा फोकल लेंथ क्या हो गया, फोकल लेंथ हो गया 15/2 माइनस, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ फोकल लेंथ मेरा क्या हो गया -15/2 सेंटीमीटर, ये मेरा फोकल लेंथ निकल गया। लेकिन ये नहीं पूछा है, हमें पूछा है कि क्या पूछा है, हमें पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ द इमेज क्या होगा, ये मुझे पूछा है। तो मैंने फोकल लेंथ आपको निकाल के दिखा दिया। अभी देखिए मुझे क्या पता है 1/v इक्वल्स टू 1/f है, तो इसको अगर मैं डेरिवेटिव करूँ बोथ साइड, अगर टाइम का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँ तो क्या होगा -1/v² dv/dt डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम -1/u² du/dt। फोकल लेंथ हमारा कांस्टेंट है तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बोलेंगे सर ये वाला डेरिवेटिव समझ नहीं आया, समझा दे रहा हूँ। देखिए 1/v का मतलब क्या v⁻⁻1, तो d/dt v⁻⁻1 क्या होगा -1 v⁻⁻1 इंटू dv/dt, तो क्या हो गया -1/v² dv/dt। समझ पा रहे हैं इसका डेरिवेटिव क्या हो रहा है, वही हम लोग कर रहे हैं, वही डेरिवेटिव आप लोग करके दिखा दिया। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो एक को उस तरफ ले जाने के बाद क्या होगा 1/v² dv/dt माइनस इक्वल्स टू 1/u² du/dt। सो क्या हो जाएगा dv/dt इक्वल्स टू -v²/u² du/dt, यही होगा ना। सो क्वेश्चन में देखिए और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है तो du/dt कितना दिया है, du/dt बोला है 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो मुझे dv/dt चाहिए वेलोसिटी ऑफ द इमेज। सो v/u का तो वैल्यू हमें पता है, अगर मैं मॉडुलस वैल्यू लूँ तो सिर्फ डाटा आएगा, मतलब नेगेटिव साइन हट जाएगा। सो v का वैल्यू क्या है 10, इसका वैल्यू क्या है 30। सो 10/30 इसका होल स्क्वायर इंटू du/dt, du/dt क्या है 9 0 0, सो 1/9 इंटू 9 दैट इज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज
ऑफ इमेज क्या होगा 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज क्या होगा 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड हमारा वेलोसिटी ऑफ द इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इसको लिख लीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 चलिए देख लेते हैं, यहाँ तक समझ गए? ठीक है, ये सेक्शन ए था, अभी हम लोग सेक्शन बी में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ना, सेक्शन बी देरी में है, अभी सेक्शन ए का ही क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट में आएंगे। चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए क्या बोला है देखिए। 2 का ये बोला है स्केच द ग्राफ showing variation of stopping potential with frequency of incident radiation और photosensitive material A and B having threshold frequency VA and VB। तो दो तो अलग अलग मटेरियल है जिसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल दिया है, तो मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। और क्वेश्चन में बोला है कि A का जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन B का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। सो हमें निकालना है दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ। सो इस तरफ है स्टॉपिंग पोटेंशियल, इस तरफ है फ्रीक्वेंसी। सो देखिए एक ग्राफ मेरा इस तरह से जाएगा, एक ग्राफ मेरा इस तरह से जाएगा। तो ये वाला क्या है, ये वाला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, ये वाला है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। ये वाला क्या है, ये वाला पॉइंट है वर्क फंक्शन ऑफ ए, ये वाला है वर्क फंक्शन ऑफ बी, और इस तरफ फ्रीक्वेंसी जा रहा है। सो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ इसका ग्राफ है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ। अभी क्वेश्चन में बोला है इन विच के स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मोर। तो अभी देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन क्या है, EVS इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, इसके साथ है। सो मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके साथ है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जिसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा। सो मतलब किसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ए का, तो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ ए इज ग्रेटर। हु हैज ग्रेटर स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग potential of A is greater, माने स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ A is greater than स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ B। समझ गए? एज सिंपल एज दैट। डज द स्लोप ऑफ द ग्राफ डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल यूज्ड। आंसर होगा नहीं, स्लोप ऑफ द ग्राफ नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका जो स्लोप है, एक्चुअली ये जो स्लोप है, तो ग्राफ का इसका स्लोप क्या होगा बोलिए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल एच बाई ई होगा, स्लोप होगा एच बाई ई। स्लोप है एच बाई ई, तो कहीं भी मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो स्लोप डज नॉट डिपेंड ऑन द मटेरियल यूज्ड, ऑन द मटेरियल यूज्ड। ठीक है, तो स्लोप मटेरियल यूज्ड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। ये वाला पहले लिख लीजिए, हो गया। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर बी, चलिए 2 का बी क्या दिया है। 2 का बी बोला है डस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। आंसर है नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। नो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन temperature। The photoelectric cutoff voltage in a certain photoelectric experiment is 1.5 volt। तो photoelectric cutoff voltage क्या दिया है 1.5 volt। What is the maximum kinetic energy of the electrons emitted। तो cutoff मतलब ही क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है देखिए, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्वेश्चन में दिया है VS क्या दिया है 1.5 वोल्ट दिया है। तो क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ही तो हमारे पास EVS है, दैट इज 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये काइनेटिक एनर्जी होगा। अगर इसको जूल्स में आप लोग लेना चाहते हैं तो 1.5 इंटू 1.6 10⁻⁻19, जो भी आंसर आएगा जूल्स में आएगा। तो इसको आप लोग जूल्स में कन्वर्ट करके खुद से कर सकते हैं, ये मैं नहीं करा रहा हूँ, आप लोग खुद ही पता है सभी लोगों को। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन इफ बोथ हैव सेम स्पीड, और दूसरा है एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस। सो हम सब ये दोनों चीज़ें आप लोगों को मैं करवाया था, ये रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो दो तो कंडीशन है, तो पहला है दोनों का अगर सेम स्पीड है, फिर दोनों अगर सेम पोटेंशियल में होगा। तो दोनों दो अलग अलग क्वेश्चन है,
तो पहले जो क्वेश्चन नंबर सी है ये वाला, जब नंबर 1 है सेम स्पीड में जब रहेगा तब क्या होगा, और सेम पोटेंशियल में रहेगा तब क्या होगा। तो केस 1 जब सेम स्पीड में है तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई एम इंटू वी। अभी हमें क्या पता है, अल्फा का जो मास है वो ट्वाइस द मास ऑफ प्रोटॉन, अल्फा का जो चार्ज है, सॉरी अल्फा का जो मास है वो 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन, अल्फा का जो चार्ज है ट्वाइस द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये हम सभी लोग को पता है। सो अभी अल्फा का और अगर प्रोटॉन का मैं करूं तो क्या होगा, एच बाई एम अल्फा इंटू वी, क्योंकि सेम वेलोसिटी बोला है, एच बाई एम प्रोटॉन इंटू वी। सो एच कट गया, वी कट गया, सो एम पी बाई एम अल्फा। सो ऊपर होगा एम पी, नीचे क्या होगा 4 एम पी, तो कट गया। सो लैम्डा अल्फा इज टू लैम्डा प्रोटॉन इक्वल्स टू 1:4। तो रेशियो क्या हो गया, रेशियो का 1:4 हो गया हमारा रेशियो। ठीक है, समझ पहले वाला समझ गए। सेकंड वाला क्या होगा, सेम पोटेंशियल। जब सेम पोटेंशियल में हम लोग उसको एक्सीलरेट करेंगे तब क्या होगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, देखिए लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई एम भी हमें पता है, तो इसी का मतलब एच बाई रूट टू एम ही काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म है, ये भी आप लोग को प्रूफ करके दिखाया था। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एच बाई रूट टू एम क्यू भी का मतलब है पोटेंशियल। तो जब ये ऑलरेडी सब कुछ मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ने का टाइम प्रूव करके दिखाया था कि ये कैसा होता है, ये कैसा होता है, ये कैसा होता है। जो पिछले दिन टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहा था उधर भी मैंने बहुत बार ये वाला क्वेश्चन करा है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। तो अभी अल्फा और प्रोटॉन का मुझे रेशियो चाहिए। सो ऊपर क्या हो जाएगा, एच बाई एम अल्फा क्यू अल्फा, लेकिन दोनों सेम पोटेंशियल बोला है तो भी सेम रहेगा, डिवाइडेड बाई एच बाई एम प्रोटॉन क्यू प्रोटॉन पोटेंशियल भी, तो ये कट गया, भी कट गया। सो क्या हो गया, एम पी बाई एम अल्फा इंटू क्यू पी बाई क्यू अल्फा। इसको जब हम लोग करते हैं अंडर रूट ये वाला आएगा। सो एम पी बाई एम अल्फा का रेशियो क्या होगा, एम पी बाई एम अल्फा, देखिए यहाँ से क्या होगा, एम पी बाई एम अल्फा का मतलब है 1/4, और हमारा यहाँ पर क्या होगा, देखिए क्यू पी बाई क्यू अल्फा, क्यू पी बाई क्यू अल्फा करेंगे तो 1/2। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए एम पी बाई एन अल्फा मतलब 1/4 इंटू 1/2, दैट इज 1/√8 2√2। तो अल्फा और प्रोटॉन का रेशियो क्या होगा, 1:2√2। तो अल्फा और प्रोटॉन का जो हमारा वेवलेंथ का रेशियो है वो 1:2√2। समझ गए, वेरी सिंपल। कैसे करते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन दिया था, इसको देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सी हो गया, अभी 2 का करेंगे डी। चलो हो गया, मैं मिटा रहा हूं तो फिर बोर्ड। 2 का अभी करेंगे हम लोग डी। चलिए देख लेते क्या दिया है। 2 का डी बोला है, स्टेट द पर्पस ऑफ डेविसन गामा एक्सपेरिमेंट, व्हाट वाज ड्रॉन फ्रॉम दैट। तो डेविसन गामा एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया गया था क्या, डेविसन गामा एक्सपेरिमेंट से वेव पार्टिकल डुअलिटी का बारे में पूछा गया था। मतलब जैसे लाइट का डुअल नेचर है, मैटर का भी डुअल नेचर, इसका हमें पता चला था किससे, डेविसन गामा एक्सपेरिमेंट से। तो डेविसन गामा एक्सपेरिमेंट gave the dual nature, gave the theory and proof of dual nature of matter, proving डी ब्रोगली स्टेटमेंट। डी ब्रोगली ने जब जो बात बोला था उसको भी इसने क्या दिया, मान्यता दिया, इसमें प्रूफ दिया। तो डी ब्रोगली स्टेटमेंट को भी किसने प्रूफ किया था, डेविसन गामा एक्सपेरिमेंट में, कि जैसे लाइट का डुअल नेचर है, मैटर का भी डुअल नेचर है, पार्टिकल और वेव दो नेचर है मैटर का। इसके साथ क्वेश्चन बोला है, 2 मेटल्स हैव वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सेकंड क्वेश्चन, ये पार्ट 1 का क्वेश्चन था, इस सेकंड क्वेश्चन है, 2 मेटल है, पहला मेटल का वर्क फंक्शन क्या दिया है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा का वर्क फंक्शन क्या दिया है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विच मेटल इज हायर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब है h × µ0। सो मतलब जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा। तो किसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली किसका ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली बी का ज़्यादा होगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अरे देखिए यहाँ से निकल भी तो जाएगा, यहाँ से h × µ0b क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से हमारा µ0 बी का क्या होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बी का क्या होगा,
10/H इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 10/10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई एच आएगा, इधर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई एच, तो किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज ग्रेटर, बी का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। समझ पा रहे हैं? वेरी इजी क्वेश्चन। इसको मैं थोड़ा स्पीड में ही करा रहा हूँ क्योंकि बहुत बार आप लोगों को करा चुका हूँ, क्वेश्चंस भी सिंपल, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको करवा रहा हूँ और सभी लोगों को पता है कैसे करते हैं। सो अभी हम लोग करेंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी क्या बोला है, चलिए देख लेते हैं। तो चलिए सेक्शन बी। वाई आर कोहेरेंट सोर्सेस रिक्वायर्ड टू क्रिएट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो आप सभी लोगों को ये पता, थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसको मैं नहीं कराऊंगा। कोहेरेंट सोर्सेस क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि कोहेरेंट सोर्सेस में क्या होता है, सेम फ्रीक्वेंसी होता है, तो सेम फ्रीक्वेंसी से इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। तो ये वाला थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पढ़ाने का टाइम भी बोला था, ये मैं नहीं करा रहा हूँ। डायरेक्ट मैं 3 का बी में चल जाता हूँ। 3 का बी क्या बोला है, यहाँ पर 2 फिगर दिया है। फिगर देने के बाद यहाँ का पार्ट डिफरेंस कितना बोला है, यहाँ का पार्ट डिफरेंस S1x माइनस S2x 4.5 सेंटीमीटर बोला है। मतलब हमारा पार्ट डिफरेंस कितना बोला है, 4.5 सेंटीमीटर बोला है पार्ट डिफरेंस। ये सेकंड मिनिमा, ये किसका कंडीशन है, सेकंड मिनिमा का कंडीशन है, ठीक है। सो हमें पूछा है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो हमें पता है मिनिमा का कंडीशन क्या है, n-12 इंटू लैम्डा। अब सेकंड मिनिमा, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा 2। सो क्या होगा 2-12 इंटू लैम्डा, दैट इज 4-1, दैट इज 3/2 लैम्डा। तो क्वेश्चन में डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या दिया है, 3/2 लैम्डा, इसी का वैल्यू क्या दिया है, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में ही दिया है। सो मुझे इसी से सॉल्व करना है, वेवलेंथ निकालना है। तो कोहेरेंट सोर्सेस से निकला है इम्पोस्ट, तो यहीं से अगर हम लोग पुट कर दे लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4.5 इंटू 2/3, तो 3 इंटू 1.5 दैट इज 3 सेंटीमीटर। तो वेवलेंथ क्या हो गया, वेवलेंथ हो गया 3 सेंटीमीटर। समझ पा रहे हैं? सो कितना वेवलेंथ है लाइट का, 3 सेंटीमीटर है लाइट का हमारा वेवलेंथ। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। तो चले जाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर, ओ सॉरी, ये ए का 2 था, ये ए का पहले वाला क्वेश्चन था, ए का 2 था। इसके साथ दूसरा क्वेश्चन है बी का 1। बी का 1 क्या बोला, चलिए देख लेते हैं। सो क्वेश्चन चलिए बी का 1 क्या बोला है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी का 1, बी का 1 बोला है इन डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट हाउ विल एंगुलर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा चेंज। तो सबसे पहले सेंट्रल मैक्सिमा का जो एंगुलर विथ है उसका फॉर्मूला क्या है, एंगुलर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगा, देखिए एंगुलर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा थीटा होगा 2 लैम्डा बाई डी, ये उसका फॉर्मूला है। एंगुलर विथ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा का फॉर्मूला है 2 लैम्डा बाई डी, ठीक है। तो सबसे पहले बोला है एंगुलर विथ कैसे चेंज होगा, जब ऑरेंज लाइट होगा इस प्लेस इन प्लेस ऑफ ग्रीन लाइट। अभी अगर ऑरेंज लाइट को अगर यूज करेंगे ग्रीन लाइट के जगह तो क्या होगा। सो अगर ऑरेंज लाइट का हमें क्या पता है, ऑरेंज का वेवलेंथ क्या होगा, ऑरेंज का वेवलेंथ इज ग्रेटर देन ग्रीन का वेवलेंथ, ऑरेंज का वेवलेंथ इज ग्रेटर देन ग्रीन का वेवलेंथ। तो अगर हम लोग ग्रीन का जगह ऑरेंज यूज करेंगे तो क्या होगा, तो हमारा एंगुलर विथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। सो मतलब if orange light is used, if orange light is used, then the angular width क्या होगा बोलिए, will increase। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, स्क्रीन इज मूव क्लोजर टू द स्लिट, मतलब स्क्रीन इज क्लोजर टू द स्लिट मतलब है डी हमारा स्मॉल हो गया है, डी बिकम स्मॉल। लेकिन स्क्रीन और स्लिट विथ के बीच में कोई भी डिपेंड नहीं करता है। ये स्मॉल डी का मतलब क्या है बोलिए, तो स्मॉल डी का मतलब है स्लिट विथ, स्मॉल डी का मतलब है स्लिट विथ, लेकिन स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है कैपिटल डी। तो अगर ये स्मॉल हो गया तो इसके साथ तो एंगुलर विथ कोई भी डिपेंड नहीं करता है। तो अगर हमारा जो सोर्स है और स्क्रीन है सामने लेके भी आ जाएंगे, स्लिट और स्क्रीन को सामने लेके भी आ जाएंगे, हमारा कोई भी चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन किसमें, नो चेंज इन एंगुलर विथ, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो अगर डी मेरा छोटा हो गया तो उसमें एंगुलर विथ में कोई भी चेंज नहीं होगा। समझ पाए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन था ये वाला। क्वेश्चन नंबर ये वाला हो गया, फिर बी का 1 था ये वाला, फिर बी का 2 का क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला हो गया, समझ गया, मिटा रहा हूँ। बी का 2 का क्वेश्चन दिया है।
क्या दिया है बी का 2 का क्वेश्चन देखिए, बी का 2 का क्वेश्चन बोला है अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। तो वेवलेंथ कितना बोला है 600 नैनोमीटर, इट्स इंसिडेंट ऑन अ स्लिट विथ, क्या बोला है स्लिट विथ बोला है 0.2 मिलीमीटर। इफ द रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन एट 1 मीटर अवे। तो स्क्रीन का डिस्टेंस कितना दिया 1 मीटर अवे दिया है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट मैक्सिमा। तो फर्स्ट मैक्सिमा का डिस्टेंस क्या होता है बोलिए, तो ये क्या बोला है हमारा वेवलेंथ डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो डिफ्रैक्शन में फर्स्ट क्या बोला है मैक्सिमा। तो शॉर्टकट टेक्निक याद कीजिए, फर्स्ट मैक्सिमा का फॉर्मूला क्या था, x इक्वल्स टू बोलिए फर्स्ट मैक्सिमा मतलब 1.5। मैं बोला था ना हमारा ऐसे फर्स्ट डार्क होगा। शॉर्टकट टेक्निक याद कीजिए, आप लोगों को मैंने सिखाया था डिफ्रैक्शन पैटर्न में। क्या शॉर्टकट टेक्निक था, ये वाला क्या है 1, ये वाला है 1.5, ये वाला है 2। तो सबसे पहला क्या 1.5, फर्स्ट मैक्सिमा क्या है 1.5, सो 1.5 डी लैम्डा बाई डी, यही शॉर्टकट टेक्निक था। सो 1.5 600 नैनोमीटर मतलब 600 10 टू द पावर -9 मीटर, 0.2 मिलीमीटर मतलब 2 × 10 टू द पावर -4 मीटर। सो क्या हो जाएगा डी का वैल्यू 1 मीटर में तो मीटर में रहेगा, लैम्डा का वैल्यू क्या है 600 10 टू द पावर -9, स्मॉल डी का वैल्यू क्या है 2 × 10 टू द पावर -4, दैट इज 2 × 300। सो ये क्या हो जाएगा 4.5 10 टू द पावर -4, ऊपर जाएगा तो +4 और 2 +6 10 टू द पावर -3 मीटर या 4.5 मिलीमीटर। तो डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा का क्या होगा 4.5 मिलीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट मैक्सिमा। तो 4.5 मिलीमीटर इज द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट मैक्सिमा, ठीक है, वेरी गुड। अभी हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, 3 हो गया। अभी हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, इसको मैं मिटा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है विच स्टेट, 4 का ए का 1, विच स्टेट ऑफ ट्रिपली आयोनाइज्ड बेरिलियम आयन हैज द सेम ऑर्बिटल रेडियस दैट ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। सो रेडियस बोला तो रेडियस का फॉर्मूला क्या याद कीजिए 0.53 इंटू रेडियस का फॉर्मूला 0.53 इंटू बोलिए n² z, ये वाला फॉर्मूला था ना, इंटू n² z। आंसर किस में था एमस्ट्रॉन्ग में था, n² z एमस्ट्रॉन्ग में था रेडियस का फॉर्मूला। अभी बोला है कि हमारा ऑर्बिटल रेडियस इज दैट ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट का जो रेडियस है सेम रेडियस होगा। तो बेरिलियम का Be3+, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 4 है, एटॉमिक नंबर 4 है। सो क्वेश्चन में बोला है बेरिलियम का जो हमारा रेडियस होगा वो हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट में होगा। तो हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट मतलब n = 1। सो बेरिलियम का क्या होगा, बेरिलियम का 0.53 इंटू n²/4, हाइड्रोजन का क्या है 0.53, ग्राउंड स्टेट मतलब 1 स्क्वायर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1। तो ये वाला कट गया, ये वाला कट गया। सो n² का वैल्यू क्या होगा 4, सो n का वैल्यू क्या होगा 2 होगा। तो सेकेंड स्टेट में बेरिलियम का जो रेडियस होगा वो हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट का समान होगा। सो सेकेंड स्टेट या इसको क्या बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ बेरिलियम Be3+ हैज सेम रेडियस as that of hydrogen atom in ground state, ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट। ये 4 का ए का 1 हो गया, ठीक है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर ए का 2 क्या दिया है देखिए, क्वेश्चन नंबर ए का 2 क्या दिया है। ए का 2 क्या बोला है, consider 2 different hydrogen atoms, electrons in each atom are in excited state, is it possible for the electrons to have different energy but same angular momentum। अलग एनर्जी बट सेम एंगुलर मोमेंटम कभी कभी ये पॉसिबल है जी, कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है NH/2π। तो अलग तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम मोमेंटम, मतलब डिफरेंट एनर्जी बट सेम एंगुलर मोमेंटम कभी भी पॉसिबल नहीं है। और एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन्स का, बोलिए क्या है, अभी आप लोगों को बोला थोड़ी देर पहले -13.6
इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये नॉट पॉसिबल, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो अगर अलग अलग एंगुलर मोमेंटम है तो अलग एनर्जी होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, सेम एनर्जी बट डिफरेंट एंगुलर मोमेंटम, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी का 1 क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन नंबर बी का 1 बोले डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये डेफिनेशन है, आप सभी लोग को पता है, एक इलेक्ट्रॉन रूल्स करने में जितना एनर्जी लगता है उसको बोलता है आयोनाइजेशन एनर्जी, वो हम लोग नहीं कर रहे हैं। फिर 2 का क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बामस सीरीज। तो बामस सीरीज का शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट का बीच में, लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट का बीच में मुझे रेशियो चाहिए। तो बामस सीरीज में सबसे पहले देखिए, बामस सीरीज का फॉर्मूला क्या था, याद कीजिए, याद आ रहा है कि नहीं। बामर का फॉर्मूला क्या था, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, जहाँ पर n इक्वल्स टू 3, 4, 5 ऐसे करके चलता है। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या होता है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए अगर जब हम लोग देखते हैं तो क्या होगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए 1/λ1, याद कीजिए 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, हम लोग ऐसा करते थे ना। ठीक, नेक्स्ट वाला जो सीरीज है वही होगा लॉन्गेस्ट, दैट इज r इक्वल्स टू 1/4 माइनस 1/9, दैट इज 5/36 r। इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं कि λ1 इक्वल्स टू 36/5r, इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का बात करूं तो क्या होगा बोलिए, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का बात अगर करते हैं, सो 1/λ2 इक्वल्स टू r इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/∞, दैट इज r/4 हो गया। तो यहाँ से λ2 का वैल्यू क्या हो गया, 4/r। अभी दोनों का अगर हम लोग डिवाइड करें, 1 डिवाइडेड बाई 2, लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट का अगर मैं रेशियो करूं तो λ1/λ2 क्या होगा, ऊपर क्या पड़ा रहेगा 36/5r, नीचे क्या पड़ा रहेगा 4/r। तो 36/5r इंटू r/4, दैट इज 4 इंटू 9 जो 36, r कट गया, दैट इज 9/5। तो दोनों का रेशियो क्या होगा, λ1:λ2 9:5। दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो। समझ पा रहे हैं। तो शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट के बीच में रेशियो क्या है, 9:5। वेरी इजी क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सी का क्वेश्चन करेंगे। इसको मिटा रहे हैं, 4 का सी का क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे। चलिए देख लेते क्या दिया है। सो 4 का सी का क्वेश्चन क्या दिया है, सी का 1, राइट डाउन द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, ड्रॉ ग्राफ फॉर दिस लॉ। तो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन क्या है बोलिए, dn/n इक्वल्स टू बोलिए λt। इसी को सॉल्व करके हम लोग को क्या मिला था, n इक्वल्स टू n0 e टू द पावर माइनस λt। दिस इज द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। इसका जो ग्राफ है ये क्या है, ये ग्राफ कुछ इस तरह से हमारा चलता है, इस तरफ है t, इस तरफ है n, और इस पॉइंट को बोलते हैं n0, इनिशियल पॉइंट। 0 में क्या था, n0, यह है हमारा ग्राफ। फिर बोला है अगर हमारा किसी एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का हाफ लाइफ दिया है 30 सेकेंड, तो कैलकुलेट इस डीके कांस्टेंट। तो डीके कांस्टेंट क्या होगा, डीके कांस्टेंट का फॉर्मूला सभी लोग को पता है, ln 2/t या 0.693/30। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 × 10, 3 2 6, 3 3 9, 3 1, दैट इज 0.0231 सेकेंड इनवर्स। तो डीके कांस्टेंट मेरा क्या आ गया, 0.0231 सेकेंड इनवर्स। ये सेकेंड पार्ट का आंसर है। थर्ड पार्ट का क्वेश्चन क्या दिया है, टाइम टेकन टू सैंपल टू डीके बाई 3/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो डीके बाई, तो डीके कितना हो रहा है, 3/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। सो डीके क्या हो रहा है, 3/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू n है, इनिशियल वैल्यू है n0, तो 3/4 डीके हो गया। तो लेफ्ट कितना है, सैंपल लेफ्ट है n माइनस n0, दैट इज 3/4, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, n0 माइनस n। ये तो डीके तो मेरा ये हुआ, तो लेफ्ट कितना है, सो ये वाला मेरा लेफ्ट है, जो लेफ्ट है उसी को मैं क्या लिखते हैं, उसी को हम लोग n लिखते हैं, वो क्या होगा 3/4 n0 माइनस 3/4 n0, ये लेफ्ट है। सो क्या पड़ा रहेगा, लेफ्ट कितना है 1/4 n0, ये हमारा पड़ा है। अभी हम लोग अगर लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन देखें, n इक्वल्स टू n0 e टू द पावर माइनस λt, तो क्या होगा e टू द पावर λt क्या होगा n0/n, ऊपर n0 है, n का वैल्यू क्या है 1/4 n0, सो 1/4 n0, तो ये कट गया, तो क्या पड़ा रहेगा 4 पड़ा रहेगा। सो बोथ साइड का लॉगरिथम लेते हैं, तो λt इक्वल्स टू ln 4,
या ln 2 स्क्वायर या 2 ln 2 हम लोग लिख सकते हैं। तो टाइम क्या हो जाएगा 2 ln 2 बाई लैम्डा। अब लैम्डा का वैल्यू क्या है, देखिए लैम्डा का वैल्यू ln 2 बाई टी, तो मैं वही वैल्यू लिखूंगा 2 ln 2। अब ये लैम्डा का वैल्यू क्या है, लैम्डा का वैल्यू ये है ln 2 बाई टी, ln 2 बाई टी, तो ln 2 कट गया, डेट इज 2 इंटू टी। टी क्या है हाफ लाइफ, हाफ लाइफ का वैल्यू कितना दिया 30 सेकेंड, डेट इज 2 इंटू 30, डेट इज 60 सेकेंड। तो कितना टाइम लग रहा है हमारे पास, रिक्वायर्ड टाइम कितना लगा डीके करने के लिए, 60 सेकेंड टाइम में हमारा कितना डीके होगा, इतना हमारा डीके होगा। कैमरा में लास्ट तक आ रहा है, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कैमरा में लास्ट तक आ रहा है कि नहीं, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ। ठीक है, कैमरा में लास्ट तक आ चुका है, ठीक है समझ पाए। तो 30 सेकेंड इंटू 2 60 सेकेंड लगेगा इतना करने में, इसको लिख लीजिए। फिर मैं क्वेश्चन नंबर डी करता हूँ। चलिए सी का तीनों पार्ट हो गया, तो चलिए क्वेश्चन नंबर डी करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर डी दिया है among the excited nuclei and excited electron which one cannot emit radiation and why। excited nuclei और excited electron में कौन रेडिएशन एमिट नहीं कर सकता है, तो न्यूक्लियाई इजीली न्यूक्लियाई कैन एमिट रेडिएशन, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रेडिएट एमिशन, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रेडिएट एमिशन। अभी बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन जब अपर स्टेट से लोअर स्टेट में आता है तब तो हमारा रेडिएशन निकलता है, एक्चुअली वहाँ पर हमारा लाइट निकलता है, लेकिन रेडिएशन अलग चीज़ है। इलेक्ट्रॉन खुद से रेडिएशन नहीं निकल पाता है, लेकिन न्यूक्लियाई खुद से रेडिएशन निकलता है। कैसे रेडिएशन निकलता है, न्यूक्लियाई से तो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होके अल्फा बीटा गामा रेडिएशन कहाँ से होता है, न्यूक्लियाई से तो होता है। अल्फा बीटा गामा रेडिएशन कहाँ से होता है, न्यूक्लियाई से तो होता है जब डीके होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन से वैसा कुछ खुद से रेडिएट नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन जब अपर लेवल से लोअर लेवल में आता है तो जो एनर्जी का वजह से वो एनर्जी हमारे लाइट में कन्वर्ट होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपने से कोई भी रेडिएशन एमिट नहीं करता है। न्यूक्लियाई खुद अपना अंदर से अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकलता है, इसलिए न्यूक्लियाई कैन एमिट रेडिएशन बट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, डी का ए का क्वेश्चन है ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। इस डी का बी का क्वेश्चन अभी देखते हैं। चलिए डी का बी का क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए बोला है कैलकुलेट द एनर्जी इन फ्यूजन रिएक्शन। सो 2H1 प्लस 2H1 कंबाइन होके हो गया 3He2 प्लस N। तो हमारा यहाँ पर कितना एनर्जी हो गया, तो एनर्जी का मतलब है यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में बोल दिया है कि बाइंडिंग एनर्जी दे के रखा है, तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट क्या है 3He2, सो मतलब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 3He2 माइनस 2 इंटू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 2H1। क्यों 2H1, क्योंकि देखिए 2H1 कंबाइन हो रहा है तो इसका साथ इसका माइनस करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन में कितना दिया है 3He2 का 7.73 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2 इंटू कितना दिया है 2.23, टोटल वैल्यू किस में आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो 7.73 माइनस 4.46, 6 और 7 13, 761 और 3.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये किस में आ गया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितना है 3.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक मिनट 6 7 6 यहाँ पर 2 होगा 3.27, ठीक है 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ठीक है। चलिए समझ गए, इजी क्वेश्चन था। उसके बाद 5 का ए का क्वेश्चन, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, मेटल सेमीकंडक्टर इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम, बहुत बार करा चुका हूँ। मेरा जो कम्युनिकेशन सिस्टम का PYQ लेक्चर था उधर भी ये वाला है। उसके बाद वाला भी क्वेश्चन है जो LED का क्वेश्चन है, LED का क्वेश्चन कैसे लिखना है, मेरा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम्युनिकेशन सिस्टम में कराया था, इसी का वीडियो का पहला जो क्लास आया था आपको उसमें मिलेगा। इसी वीडियो का नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा उसका लिंक, वहाँ से आप लोग को ये वाला आंसर बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा। थियोरेटिकल क्वेश्चन में नहीं कराऊंगा अभी। उसके बाद बोला है व्हाट इज़ द रोल ऑफ रिपीटर इन कम्युनिकेशन सिस्टम, ये भी आप सभी लोगों को पता है। ग्राउंड वेव प्रोपागेशन क्या है, जो ग्राउंड में अर्थ का सरफेस में जो प्रोपागेट करता है
व्हाट फ्रीक्वेंसी रेंज इज सुटेबल फॉर सच फ्रीक्वेंसी, लो से मिडिल रेंज फ्रीक्वेंसी, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। डिस्टिंग्विश बिटवीन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये भी आप सभी लोगों को पता है। तो इन सब चीज़ों को मैं वापस रिपीट नहीं कराऊंगा। फंक्शन ऑफ ट्रांसड्यूसर ये भी मैंने बहुत बार करा चुका हूँ, तो ये इन चीज़ों को मैं रिपीट नहीं कराऊंगा। डायरेक्ट हम लोग चले आ रहे हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो मैंने रिपीट नहीं किया, डायरेक्ट जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और प्रूफ है मैं सिर्फ उसी चीज़ों को करा रहा हूँ। बाकी जो एकदम थ्योरी है आप लोगों को सब करा चुका हूँ, उसको मैं वापस रिपीट नहीं करा रहा हूँ। अभी सेक्शन सी 7 का ए का 1 क्या क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म। सो ग्लास प्रिज्म से जो लाइट रे पास होता है वो वाला रे डायग्राम बनाने के लिए बोला है। आप लोग एग्जाम में हमेशा क्या करेंगे, स्केल पेंसिल से बनाना, मैं भी हाथ से बना रहा हूँ। सो लाइट रे गया, यहाँ से ऐसा पास करेगा, यहाँ से ऐसा चल जाएगा, ये वाला ऐसे करके इधर आएगा, यहाँ पर एक लाइट रे इधर आएगा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एट 1। ये है R1, यह है R2, यह है I2। ये वाला ऐसे करके इधर चल जाएगा, ये वाला ऐसे करके इधर चल जाएगा। सो ये वाला है मेरा एंगल ऑफ डेविएशन। इसको अगर P Q R S अगर नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं A B C। ये सब इसका पूरा रे डायग्राम है। इसके साथ क्या बोला है, ड्रॉ द ग्राफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। तो ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ कुछ इस तरह से है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन है, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है। सो ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। सो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट है ये एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है। यहाँ पर I1 इक्वल्स टू I2 होता है, यहाँ पर ये वाला I1 है, ये वाला I2 है। इस पॉइंट में I1 इक्वल्स टू I2 में एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होता है। इसी के साथ बोला है ड्रॉ द ग्राफ और हमें ऑब्टेन द रिलेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म एंड मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो हमें ये वाला प्रूफ भी दिया है। तो ये वाला प्रूफ मैं जब कराने वाला हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ है। तो क्या दिया है देखिए, सो हम सभी लोग को पता है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होता है, I1 इक्वल्स टू I2 में I जब होता है तब हमारा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होता है। तो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, I1 प्लस I2 माइनस A। तो मिनिमम डेविएशन क्या हो जाएगा, I1 और I2 तो सेम है, तो 2I माइनस A हो जाएगा ना। तो ऐसे I का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा M प्लस A/2। और हमें क्या पता है, एंगल ऑफ प्रिज्म के बारे में क्या पता है, R1 प्लस R2। तो I1 इक्वल्स टू I2 होने से R1 इक्वल्स टू भी R2 होता है। सो क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। तो यहाँ से R का वैल्यू क्या हो जाएगा, A/2। तो अगर हम लोग स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो हमें क्या पता है, μ1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन आर, हम सभी लोगों को पता है। अभी हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये वाला होता है। सो μ1 बाई μ2, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ μ2 बाई μ1 साइन आई बाई साइन आर। अभी μ1 का वैल्यू तो बाहर तो एयर रहता है, तो μ1 का वैल्यू 1 होगा, और μ2 का वैल्यू को मैं म्यू लिख दे रहा हूँ। तो म्यू का वैल्यू क्या होगा, साइन आई का वैल्यू क्या है, ये वाला डेल्टा M प्लस A/2 बाई साइन ऑफ A/2। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये रिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। इसको पहले लिख लीजिए, ठीक है। मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, ठीक है। ये वाला प्रूफ हो चुका है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। वाला बहुत बार प्रूफ करा चुका हूँ, फिर से मैंने और एक बार करवा दिया आप लोगों को। फिर क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, एक ग्लास प्रिज्म है, वहाँ पर लाइट आके घुस रहा है। सो ये डायग्राम दिया है, ग्लास प्रिज्म आया, बोला है कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, बोलिए वो यहाँ पर क्या होगा, बोला है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, ये पूछा है। सो देखिए, सो बोला है सो दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द फेस AB इज सच दैट इट विल ग्रेजिंग अलॉन्ग द मीडियम, ठीक है। सो हमारे पास क्या दिया है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है 30 डिग्री। तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन क्या दिखा है, सो डेल्टा M का वैल्यू क्या दिया है, 30 डिग्री दिया है। रे ऑफ लाइट इक्विलेटरल प्रिज्म, इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म, इक्विलेटरल मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा, 60 डिग्री होगा। क्वेश्चन में इक्विलेटरल प्रिज्म दिया है। कैलकुलेट स्पीड ऑफ द लाइट थ्रू द प्रिज्म। तो पहला पार्ट है कि स्पीड ऑफ द लाइट थ्रू द प्रिज्म में निकालना है। तो स्पीड ऑफ द लाइट थ्रू द प्रिज्म कैसे करेंगे, सो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री है, एंगल ऑफ प्रिज्म है 60 डिग्री। तो अभी हमारे पास रिलेशन क्या था, म्यू इक्वल्स टू साइन A प्लस डेल्टा M/2 बाई साइन ऑफ A/2। तो यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो साइन
ए का वैल्यू क्या है 60 डिग्री 30 डिग्री, तो 60 + 30 90 डिग्री बाई 2 बाई साइन ऑफ 60 बाई 2 मतलब साइन ऑफ 30 डिग्री, तो साइन 90 बाई 2 क्या था साइन 45 डिग्री, साइन 45 का वैल्यू क्या है 1/√2, साइन 30 का वैल्यू क्या है 1/2 दैट इज 2/√2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया √2 हो गया, तो ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ गया √2 हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ही तो c/v है दैट इज √2, तो v क्या होगा c/√2 दैट इज 3 × 10⁸/√2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट थ्रू द मीडियम 3/√2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर मेरा हो चुका है कि उस मीडियम से लाइट का वेलोसिटी कितना है, वो मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर मेरा हो चुका है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या मिला है, इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है। इसी पार्ट का वैल्यू लेके हम लोग नेक्स्ट पार्ट का आंसर करेंगे कि अगर ग्रेजिंग अलोंग द मीडियम टोटल इंटेंट रिफ्लेक्शन हुआ तो हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंट रे ग्रेजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। इस फेज में जब लाइट आकर गिरेगा तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा क्या होगा, ये मुझे पूछा, आई का वैल्यू क्या होगा ये मुझे पूछा है। तो कैसे करेंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो चुका है। अभी देखिए हम लोग क्या करेंगे इधर, तो मुझे क्या चाहिए उधर, मुझे इधर एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या है I2 क्या है 90 डिग्री है। सो अगर मैं इस सरफेस में सेंसर लगाता हूं तो क्या होगा 1 × sin I इक्वल्स टू म्यू × साइन ऑफ R, ये होगा। सो देखिए साइन ऑफ R हुआ, म्यू का वैल्यू क्या है √2 साइन ऑफ R, ठीक है, तो साइन I का वैल्यू ये वाला आ चुका है फर्स्ट क्वेश्चन, ये साइन I1 μ1 R1, ठीक है। इस सरफेस में देखिए, इस सरफेस में R2 क्या होगा, ये R1 है, ये R2 क्या होगा। सो R2 का उधर का देखेंगे, सो 1 × sin I2 इक्वल्स टू म्यू × साइन ऑफ R2। अभी साइन I2 तो 90 डिग्री है, ग्रेजिंग अलोंग द मीडियम, तो ये 90 डिग्री साइन 90 डिग्री क्या होगा, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 है, तो म्यू का वैल्यू क्या है, म्यू का वैल्यू है √2 साइन ऑफ R2, तो √2 साइन ऑफ R2 का वैल्यू क्या होगा 1 आ गया, तो साइन R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√2। 1/√2 कब होता है, साइन 45 डिग्री में होता है, तो यहाँ से R2 का वैल्यू क्या है 45 डिग्री। अभी ए का वैल्यू हमें क्या पता है, ए का वैल्यू है R1 + R2, और एंगल ऑफ प्रिज्म इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है, तो वो कितना 60 डिग्री दिया है। सो मेरा R1 क्या हो जाएगा 60 डिग्री माइनस R2 दैट इज 60 डिग्री माइनस R2 का वैल्यू क्या निकला 45 डिग्री। सो क्या हो जाएगा R1 का वैल्यू 15 डिग्री हो गया, तो R1 का वैल्यू आ गया 15 डिग्री। मुझे क्या चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए, तो ये वाला वैल्यू को कहाँ बिठाएंगे, इधर बिठाएंगे। सो इक्वेशन 1 से क्या निकलेगा, इक्वेशन 1 से साइन I1 इक्वल्स टू √2 साइन R1 का वैल्यू क्या है देखिए 15 डिग्री, तो यहाँ से I1 का वैल्यू क्या आ जाएगा साइन इनवर्स √2 साइन ऑफ 15 डिग्री। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। यही चीज हमें प्रूव करने के लिए बोला था कि प्रूव दैट ग्रेजिंग अराउंड द मीडियम साइन इनवर्स √2 साइन 15 डिग्री, ठीक है, वेरी गुड। तो ये वाला देख लिए, फिर क्वेश्चन नंबर 7 का बी करेंगे, ये वाला हो गया है, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी करेंगे, चलिए 7 का बी क्या बोला है, 7 का बी ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, और एक ही पेज बाकी है, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। प्रूव दैट फॉर ए कॉन्केव लेंस कैन ओनली फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। तो कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज करेगा। तो कॉन्केव लेंस का अगर हम लेंस इक्वेशन लिखते हैं तो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। सो ये है कॉन्केव लेंस, इधर जो है नेगेटिव, इधर जो है पॉजिटिव। तो कॉन्केव का फोकस किस तरफ रहता है, इस तरफ, तो फोकस नेगेटिव में रहता है, तो फोकस क्या होगा नेगेटिव, और यू भी इस तरफ रहता है तो यू भी क्या होगा नेगेटिव होगा। तो क्या लिख पाएंगे 1/v इक्वल्स टू प्लस 1/u इक्वल्स टू माइनस 1/f। तो ये उधर जाएगा तो क्या होगा 1/v इक्वल्स टू माइनस 1/u माइनस 1/f, माइनस कॉमन लेने से 1/u प्लस 1/f, दैट इज माइनस कॉमन लेने से f प्लस u बाई f इंटू यू। तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस uf बाई u प्लस f। तो यहाँ से एक चीज़ क्या निकल रहा है कि कुछ भी हम लोग वैल्यू ले, v का वैल्यू क्या होगा नेगेटिव। तो v का वैल्यू जब नेगेटिव होता है लेंस में, तो v का वैल्यू नेगेटिव क्या इंडिकेट करता है, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इरेक्ट इमेज हमेशा डिनोट करता है v का वैल्यू नेगेटिव। और मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या होगा, मैग्निफिकेशन v बाई यू। अभी v भी नेगेटिव है, u भी नेगेटिव है, तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब क्या है बोलिए
हमारा डिमिनिश्ड इमेज होता है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का मतलब है डिमिनिश्ड इमेज, समझ पा रहे हैं? मैग्निफिकेशन जब लेंस में पॉजिटिव होता है उसका मतलब ये डिमिनिश्ड इमेज होता है, समझ पा रहे हैं? तो वही हमने देख लिया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हमें थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। तो ये हमने प्रूव कर लिया। क्वेश्चन नंबर इसका बी करते हैं। चलिए 7 का ये क्या था, 7 का बी था, फिर से बी, और 7 का बी का ये वाला ए था। अभी 7 का बी करेंगे, मतलब ये जो काउंसिल ने सर मॉडल पेपर दिया है इसका नंबरिंग क्या किया है वो लोग ही पता है, उन लोग ही पता है कैसा कैसा नंबरिंग कर दिया है। 7 का बी a thin rod of length f/3 is placed along the optical axis of a concave mirror of focal length f such that its image which is real and elongated touches the rod. Calculate the longitudinal magnification of the image। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया है? एक कॉन्केव मिरर है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकल लेंथ इमेज इज रियल एंड एलोंगेटेड अलोंग द रॉड। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे करके रखा गया है और इसका जो इमेज बनता है इसका इमेज भी आके कहाँ पर लगा है, इधर ही इसका इमेज लगा है, इधर आके इसका इमेज बन रहा है। तो ऊपर ऑब्जेक्ट है, ये मेरा इमेज है, ऐसा करके क्वेश्चन है। सो इस पॉइंट को अगर इधर मैं ए बी बोलूँ, इसको अगर मैं इसका ए डैश बी डैश बोलूँ, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, रॉड का लेंथ, ये जो लेंथ है टोटल, ये वाला लेंथ कितना बोला है, f/3 बोला है लेंथ, ठीक है। और फोकल लेंथ f, तो फोकल लेंथ f है। सो इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, टोटल यहाँ तक है, तो ये वाला टोटल डिस्टेंस क्या है 2f। सो u एट a क्या हो गया 2f, इधर 2f है, u एट a में 2f है, और v एट a में क्या होगा, v एट a में क्या होगा, इधर भी f, तो मतलब यहाँ पर जो v a डैश ये भी है, ये क्या होगा 2f होगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अभी देखिए ये वाला पॉइंट का क्या होगा, u एट b क्या होगा, यहाँ तक 2f था, इधर क्या है f/3, दैट इज 2f प्लस लेंथ है f/3, दैट इज f/3, दैट इज 3 to the 6 + 1 7/3f है ये वाला। सो v एट b मुझे निकालना पड़ेगा, क्या होगा ये मुझे निकालना पड़ेगा। सो हमें क्या पता, मिरर इक्वेशन 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, लेकिन साइन कॉन्वेंस इधर माइनस होगा और इधर भी माइनस होगा और इधर भी माइनस होगा, सब माइनस हो रहा है क्योंकि सब इस तरफ फॉर्म कर रहा है। सो 1/v सब माइनस 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 हट गया क्योंकि सब कॉन्केव मिरर है, माइनस 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 हट गया। सो मैं हटा दे रहा हूँ, तो क्या होगा 1/f माइनस 1/u, तो ये वाला क्या एक्चुअली v है, ये भी फोकस तो भी है, ये वाला v है, तो 1/f, u भी क्या है 7/3f, u भी है 7/3f, तो ये वाला क्या हो जाएगा 3/7f, दैट इज 7f, 7 - 3 दैट इज 4/7f। तो यहाँ से v भी क्या हो गया 7/4f, ये वाला हो गया है। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट द लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो लेंथ ऑफ द इमेज क्या होगा, लेंथ ऑफ इमेज क्या होगा, लेंथ ऑफ इमेज l डैश दैट इज vb माइनस va। सो vb क्या है 7/4f, सॉरी vb तो ये वाला है, तो va माइनस vb होगा क्योंकि vb यहाँ पर va बड़ा है, va क्या है va 2f है माइनस 7/4f, तो क्या होगा 4 to the 8 - 1 दैट इज f/4 होगा ना यहाँ पर, देखिए 8 - 7 दैट इज f/4 होगा यहाँ पर। और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में क्या दिया था, देखिए लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था f/3 था, ये वाला f/3 था, तो ये वाला f/3। अभी पूछा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट को डिवाइड करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन आ जाएगा। सो मैं इसको मिटा के ऊपर लिख रहा हूँ कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन m क्या होगा लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज f/4/f/3 दैट इज 3/4। तो आंसर क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर m का वैल्यू क्या हो गया 3/4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझ गए, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। बहुत सारे बच्चे अगर ये वाला क्वेश्चन आ गए इसको छोड़ के आएंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको लिख लीजिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 का 1 जो क्वेश्चन है ये वाला थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस, ये वाला नहीं करा रहा हूँ, सभी लोगों को पता है, इसको मैं नहीं करा रहा हूँ। डायरेक्ट 8 का A का 2 का क्वेश्चन देखिए, वो एक न्यूमेरिकल है। 8 का A का 2 देखिए,
8 का 1 का 2 का क्वेश्चन क्या दिया है, पीएन जंक्शन डायोड है। तो ये वाला है 4 वोल्ट, ये वाला है -6 वोल्ट, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर 1 किलो ओम दिया है। सो फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर ए बी लाइन। तो देखिए यहाँ पर 4 वोल्ट इज ग्रेटर देन -6 वोल्ट, तो ये वाला क्या कौन सा बायस है, फॉरवर्ड बायस। सो फॉरवर्ड बायस मतलब यहाँ से करंट हमारा फ्लो करेगा। सो करंट कितना फ्लो करेगा, तो करंट में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, 4 माइनस ऑफ -6 बाय रेजिस्टेंस कितना, 1 किलो ओम, दैट इज 1 × 10³ ओम एम्पियर में आएगा, दैट इज 10 बाई 1000 एम्पियर, दैट इज 0.01 एम्पियर या 10 मिली एम्पियर। तो कितना करंट फ्लो कर रहा है हमने देख लिया यहाँ पर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, ड्रॉ द इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये भी आप लोगों को पता है, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत बार कर चुका हूँ। लास्ट जो मेरा जो प्रॉब्लम था कम्युनिकेशन, उधर भी ये वाला है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का डिवाइस थी वहाँ पर मैंने कराया था, देख लीजिए इसी वीडियो का नीचे दिया है। और ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ एंड गेट यूजिंग डायोड ट्रूथ टेबल। एंड गेट को डायोड से कैसे करते हैं, ये भी तो बहुत बार करा चुका हूँ, मैं आप लोगों को लिख ही दे रहा हूँ, B/2 एंड गेट यूजिंग डायोड। तो एंड गेट यूजिंग डायोड कुछ इस तरह का होता है। डायोड से जब हम लोग एंड गेट करते हैं, सो यहाँ पर एक ऐसा करके आउटपुट रहता है, यहाँ पर एक ऐसा मतलब यहाँ से हमारा आ रहा है, यहाँ से एक हमारा आउटपुट रहता है, एक हमारा यहाँ पर कनेक्ट हो गया, एक यहाँ पर कनेक्ट हो गया, यहाँ पर ऐसे एक रेजिस्टेंस आ गया, तो ऐसे करके आता है। तो यहाँ पर एक ऐसे करके हमारा बैटरी है, तो ये है आउटपुट, ये वाला मेरा भी आउटपुट है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। तो ऐसे करके हमारा एंड गेट यूजिंग हमारा डायोड है। तो ये भी ऑलरेडी बहुत डिटेल्स में मैंने कराया था, ठीक है। तो ये था आप लोगों का मॉडल टेस्ट पेपर 1। तो कैसा लगा आज का क्लास, कमेंट करके बोलिए कि आज का क्लास समझ पाए कि कुछ डाउट रह गया। मैं कोशिश किया थोड़ा जल्दी जल्दी करवाने के लिए, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी कराया, क्योंकि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम से कम टाइम में आप लोगों को करा पाऊँ, क्योंकि यह फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी हमने बहुत बार प्रैक्टिस करवा चुका है। ABDA भी हमारा सॉल्व चल रहा है एक साइड से, और भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी सॉल्व करा रहा हूँ। तो ये सब क्वेश्चन देख देख के आपका बहुत बार प्रैक्टिस हो चुका है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवाया आज का क्लास, ठीक है। तो आपका कैसा लगा क्लास, कमेंट पे बोलना। इसके अलावा बाकी और क्या क्या टॉपिक के ऊपर क्लास चाहते हैं वो भी बोलना। तो मॉडल टेस्ट पेपर का जितना भी क्वेश्चन पेपर है, मैं मेरे पास जो आएगा मैं उसको सॉल्व कराने का कोशिश करूँगा। लेकिन आपका काम होगा, मैं जब पढ़ रहा हूँ उसको फिर अपने आप भी पढ़िए और खुद से उन चीज़ों को इम्प्रूव करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो तब तक के लिए आप सभी लोग को बेस्ट विशेष और थैंक यू।